So today we are starting chapter number 1, real numbers of class 10th. तो जितने टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स. सेकंड टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक. थर्ड इज एलसीएम एंड एचसीएफ. फोर्थ इज रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ. और लास्ट में आएगा हमारा इरेशनल नंबर का प्रूफ. तो सबसे पहले रियल नंबर्स. रियल नंबर्स हमारे होते हैं कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं. द नंबर्स in the form of P by Q. ठीक है, P by Q की फॉर्म में जो हमारे नंबर्स होते हैं, एंड वेयर P and Q are co-prime and Q is not equals to 0. ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स. अब आपने ये नंबर भी पढ़ा है, ठीक है, आपने ये नंबर भी पढ़ा है और आपने ये नंबर भी पढ़ा है, ठीक है. इनमें क्या डिफरेंस है? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दो नंबर्स आपके को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि इनको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, अभी भी ये आपके कट होके सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकते हैं. तो जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी दैट विल बी अ रैशनल नंबर. मतलब 1/2 जो आपका बनेगा ये आपका रैशनल नंबर है. ये P by Q की फॉर्म में भी है. सेकेंडली ये दोनों नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे? को प्राइम. ठीक है. फिर हम आते हैं नॉट इक्वल्स टू Q वाले टॉपिक पे. अब देखो, आपने हमेशा देखा है कोई भी हम फ्रैक्शनल नंबर लिखते हैं या रैशनल नंबर लिखते हैं, डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल्स टू 0. क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो दैट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. मतलब ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती. आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता. तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are co-prime numbers and Q is not equals to 0. ठीक है. सेकेंड आता है हमारे पास इरेशनल नंबर्स. देखो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर रियल नंबर्स हमारा किसका कलेक्शन है? रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का. अगर हम रैशनल नंबर्स को हटा देते हैं तो क्या बचता है? इरेशनल नंबर्स. तो जितने भी नंबर रैशनल नंबर्स नहीं होते वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स. आप ले लो √2, √3, √5. ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं आपके? इरेशनल नंबर्स. द नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर को प्राइम. ये सेम डेफिनेशन आपकी इसमें भी आती है. अब सेकेंडली इसमें ना एक और चीज़ आती है, पाई. अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, पाई जो हमारे पास नंबर है, वैल्यू है, वो हमारी इरेशनल वैल्यू होती है. ठीक है. लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पाई इज इक्वल्स टू 22/7 विच इज अ रैशनल नंबर. है ना, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि वही तो डेफिनेशन ये प्रूव कर रहा है कि P by Q की फॉर्म में भी है और दोनों नंबर्स को प्राइम भी हैं. लेकिन क्या है, अगर जो हम 22/7 यूज़ करते हैं वो हमारी कैलकुलेशन के लिए वैल्यू होती है. अगर आप इसको कभी सॉल्व करोगे तो वो नंबर आपका क्या आएगा? 3.14 एंड सो ऑन. कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. और जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो होते क्या हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं. ये सिर्फ हम कैलकुलेशन बेस्ड वैल्यू यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए. अब ऐसा तो नहीं है ना आप इतना बड़ा नंबर सो ऑन करके यूज़ करते जाओगे आपकी कैलकुलेशन इजी होगी, नहीं. तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं कि अप्रॉक्स वैल्यू यूज़ करते हैं, दैट इज़ 3.14. और फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं तो 22/7. तो ये आपके हो गए रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स. समझ आ गया? The numbers which are in the form of P by Q are rational numbers. The numbers which are not in the form of P by Q are irrational numbers. ठीक है. अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक. इसमें क्या होता है देखो,
अगर आप अपना फर्स्ट चैप्टर ओपन करोगे ना, सबसे पहला टॉपिक ये आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इसमें आपकी एक स्टेटमेंट गिवन है कि जितने भी आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं आप उनको कैसे शो कर सकते हो, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनको अभी भी नहीं पता होगा कि प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं। देखो, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच ओनली हैव टू फैक्टर्स, 1 या फिर नंबर इटसेल्फ। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया, ठीक है, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है और एक 2 है, ठीक है। 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 है और 3 है। द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 आ जाएगा, एक वो खुद आ जाएगा, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसी का अपोजिट होता है कॉम्पोजिट नंबर्स। अगर आपने कोई नंबर लिया है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए, 6 ले लो, 1, 2 एंड 3, जहाँ पर भी आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं वो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाएंगे। और सिंपल लैंग्वेज में बोले द नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हटा दो, जो नंबर्स बच गए वो क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। अब इन सब के बीच में एक नंबर आपका आता है, दैट इज 1। दिख नहीं रहा ये वाला कलर। एक नंबर आपका आता है 1। अब 1 को बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी प्राइम में ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही नंबर है कि जिसके कम फैक्टर्स हो गए, अपनी टेबल में आता है। बट 1 तो ना ही आपका नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये एक ऐसा नंबर है जो दोनों फैमिलीज में बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है। 1 नंबर ना आपका प्राइम होता है ना आपका कॉम्पोजिट। इसका प्रूफ क्या है, अगर आप 1 का फैक्टर निकालोगे इट इज ओनली 1। अब प्राइम की डेफिनेशन क्या है, 2 फैक्टर। कॉम्पोजिट की डेफिनेशन क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर। अब एक फैक्टर है तो ना प्राइम होगा ना कॉम्पोजिट होगा, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये तो आप 6th क्लास से पढ़ते, इवन 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो एचसीएफ में क्या होता है आपके पास, एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं, चलो दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं, ज़्यादा इजीली समझ आएगा। एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ओके। अब हमें कोई भी नंबर्स दे दिए, ठीक है, सपोज आपको मैंने नंबर दिया 15, 12 एंड 15। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, इनको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज में प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स आपको जो नंबर्स यूज़ करने हैं वो प्राइम ही होने चाहिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसको करा 12 को, तो आप 6 2 ऐसे नहीं करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज़ करना है, ठीक है। प्राइम नंबर्स का यूज़ किया तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, 2 2 3, तो ये आ गया आपके पास 2 × 2 × 3 एंड 15 का करोगे तो कितना आएगा, 3 × 5, ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। अब एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा नंबर कॉमन है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, दैट इज 3। या फिर अगर मैं इसको पावर्स के फॉर्म में लिखती हूँ, दिस इज 2 raised to the power 3 × 2, एक सेकेंड, 2 × 3, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है आपका 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, यहाँ पर भी 1। इसमें एचसीएफ में क्या होता है, आपको एक तो लीस्ट पावर देखनी है, दूसरा आपको क्या देखना है, जो कॉमन आ रहा है। आप सिर्फ कॉमन नंबर को ही ले सकते हो, ऐसा नहीं कि लीस्ट नंबर तो 5 भी है क्योंकि उसकी पावर 1 है, लेकिन आप उसको नहीं लोगे क्योंकि इट इज़ नॉट कॉमन, दोनों में कॉमन नहीं है। आप कॉमन नंबर लोगे, दैट इज 3 और 3 यहाँ पे। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, समझ आया। एलसीएम में क्या करते हैं,
एलसीएम में अगेन हमारे पास 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, और यहाँ पर हमारे पास कितना है 3 × 5। सबसे पहले तो जो हाईएस्ट पावर है उसको ले लेंगे, ठीक है। कौन कौन सी है? अच्छा, एक और चीज़, कॉमन आपके पास इसमें भी है एक टर्म, ठीक है, तो कॉमन टर्म को आप लिखोगे, सिंगल में आ गया, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके पास क्या क्या है, जितने भी टर्म्स बच गए हैं आपको एलसीएम में वो भी लेने होते हैं। जैसे आपके पास बच गया 2⁻², आप वो भी लोगे, और आपके पास क्या बच गया 5⁻1, आप वो भी लोगे। एलसीएम के केस में आपको सिर्फ कॉमन नहीं लेना होता, आपको सारे नंबर्स को लेना होता है। तो आपने कॉमन नंबर लिया, 3 ले लिया हमने पहले, फिर हमारे पास क्या बचा 2 बचा और 5 बचा, हमने वो नंबर्स भी ले लिए, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 15 × 4 60। तो एलसीएम आपका कितना आ गया 60। तो ऐसे आप एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व कर सकते हो। अभी ये तो देखो आपके पास सिंपल नंबर्स थे, अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके पास वेरिएबल्स भी आएंगे, ठीक है। वेरिएबल्स के केस में क्या होता है, पावर्स ही दी होती हैं, p की पावर 4 हो गई, q की पावर 3 हो गई, दूसरा नंबर दे दिया p की पावर 2 हो गई, ये क्यूब हो गया। तो इस केस में ना हमें पावर्स वाला जो सॉल्यूशन है ना ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जब करेंगे क्वेश्चंस तो समझ आएगा अच्छे से। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनकी रिलेशनशिप, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन अच्छा देखो, अभी हमने एक नंबर, दो नंबर्स लिए थे, एक लिया था 12, दूसरा क्या लिया था 15, ठीक है, जिसमें हमारा एचसीएफ कितना था, एचसीएफ कितना था 3 और एलसीएम कितना था 60। अब जो हमारा फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले दो नंबर्स हैं तो ये नंबर को ए लेट कर लो, ये नंबर को बी लेट कर लो। आपके पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या होना चाहिए, आपका LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि आपका LCM HCF जो आया है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो दोनों इक्वल हैं। अब देखो LCM और HCF कितना था 60 × 3 कितना आ गया, सॉरी 180 180 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में क्या सॉल्व करोगे 12 × 15 कितना आएगा 180। तो अगर आपका LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है तो आपकी वैल्यूज वेरीफाइड है। वेरीफाइड मीन्स आपने जो HCF और LCM निकाला है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये हम रिलेशनशिप यूज करते हैं इन केस ऑफ वेरिफिकेशन या इन केस ऑफ मान लो आपको एक नंबर नहीं दिया, ठीक है, आपको ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, आपको एक ये वाला नंबर दे दिया, LCM HCF दे दिया, तो आप इसकी हेल्प से वेरिएबल लेट करके उसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है दैट इज प्रूफ ऑफ इर्रेशनल नंबर। देखो अगर मेरे पास कोई नंबर गिवन है, सपोज हम √2 ही ले लेते हैं सबसे पहले, ये आपका इर्रेशनल नंबर है, आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस केस में कॉन्ट्राडिक्ट करके चलते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब आप एक वैल्यू इर्रेशनल है, आप जानते हो, आपने इर्रेशनल नंबर्स पढ़े हैं, रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, लेकिन उस नंबर को आप कुछ और लेके चल रहे हो, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको लेट कर लिया, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स होते क्या है, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, √2 इक्वल्स टू p/q लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है,
जिसमें हाँ इसमें एक स्टेटमेंट भी आप लिखोगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम अभी बताया था। अच्छा, को प्राइम का मतलब नहीं बताया था मैंने, मैं वो भी बता देती हूँ। को प्राइम क्या होते हैं, जैसे आप ध्यान से देखो, 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। दोनों में अगर आप कॉमन फैक्टर देखोगे वो सिर्फ क्या है, 1। अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आता है तो हम उसको को प्राइम बोल ही नहीं सकते, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दैट इज 1। ठीक है, तो हमने P और Q को यहाँ पे क्या लिया है, को प्राइम लिया है, मतलब P और Q का सिर्फ एक ही फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, को प्राइम लेट कर लिया हमने इसको। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, इसमें ना हम एक थ्योरम भी यूज़ करेंगे, अभी करते हैं। इसको हमने इधर शिफ्ट किया, ये हो जाएगा आपके पास √2Q इक्वल्स टू P। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू बनती है, 2Q स्क्वायर एंड P स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज करते हैं। देखो, सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं P एंड Q। जो आपका P नंबर है दैट इज 3 और जो आपका Q नंबर है दैट इज 6। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर देती हूँ, 3 का स्क्वायर कितना है, 9 एंड एक सेकेंड, इसका स्क्वायर करते हैं, ये बड़ा नंबर है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अगर 36 इज डिविजिबल बाय 3 है ना, 3 से डिविजिबल, तो हमारा जो 6 है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, राइट। ये आपकी थ्योरम है कि अगर हमने सपोज कुछ लेट किया है, सपोज a लेट किया है, a इज डिविजिबल, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, then a is also divisible by p, राइट। एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया कि अगर 6 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो 6 भी तो 3 से डिविजिबल हो रहा है। सेम हम ये उस थ्योरम, उस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे कि अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो p स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करती हूँ तो आपकी वैल्यू क्या आती है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ से हम वो थ्योरम यूज कर सकते हैं, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इफ, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन p is also divisible by 2। मतलब हमें पता चल गया कि ये जो p था ना, इसमें इसका 1 के अलावा एक और फैक्टर निकल गया, दैट इज 2। फिर आते हैं हम अपने q स्क्वायर, q पे, क्योंकि p को तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, हम q को प्रूव करेंगे कि उसका भी 1 के अलावा कोई और फैक्टर है या नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ लेट कर लेते हैं इस वैल्यू को। क्या लेट करोगे, q को लेट, q को लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, देखो अब हमें क्या लेट करना है, अब हमें ये q प्रूव करना है कि q इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर, मतलब को प्राइम तो नहीं है, कॉम्पोजिट होगा। अब देखो लेट p इक्वल्स टू 2c, आपने ये लेट कर दिया। अब आप इसको इस वैल्यू में पुट करोगे, लेट दिस बी 1, तो यहाँ पर अगर मैंने इस वैल्यू को पुट किया तो आपके पास क्या आता है, 2c स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व किया इसको आपने, कितना आया, 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
इसको कैंसिल आउट किया तो आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब अगर हम 2 को इधर शिफ्ट करते हैं तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यही बनती है ना वैल्यू। तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 यहाँ से, एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स p and q are not co-prime। ये हमने प्रूव कर दिया। अब अगर को-प्राइम नहीं है तो मीन्स रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नंबर नहीं है तो क्या बचा, इरैशनल नंबर। अब लास्ट में हमें क्या लिखना है, इसमें स्टेटमेंट आपको लिखनी होती है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that root 2 is rational। ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और ये रैशनल प्रूफ कैसे हुआ, दिस अराइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट एजम्पशन। आपको ये सारी चीजें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखनी है। दिस हैज अराइजन ड्यू टू आर इनकरेक्ट assumption, therefore root 2 is irrational। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ है कि आप कैसे इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर प्रूव कर सकते हो, जो कि हम मैथ्स में करते आ रहे हैं। जो चीज़ हमें पता है उसको भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक।